जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और प्यारे बच्चे, आप सब लोग जानते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म को हम पढ़ चुके। आपकी परीक्षा के लिए जो कुछ भी महत्वपूर्ण है वो सब हम पढ़ते हुए जा रहे हैं। उम्मीद करूंगा आप सब लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ रहे होंगे। रिवीजन आप अपना 5 मिनट का जरूर करते होंगे। मैंने बोला क्लास में आने से पहले आप एक बार देख लिया करो चीज़ों को कि क्या आपने नोट डाउन किया था या क्या आपने पढ़ा था। ठीक है, तो आज की क्लास को प्यारे बच्चे शुरू करते हैं हम। आज हम पढ़ने वाले हैं मगध साम्राज्य, यानी कि भैया अब राजाओं की लड़ाई शुरू होने वाली है। तो इसमें तो बड़ा मजा धीरे धीरे आने लग जाएगा। तलवारबाजी के इस खेल में हमको बड़ा आनंद आता है, अच्छा लगता है ना युद्ध। जैसे आप देखोगे, अगर आप लोगों को महाभारत के बारे में बात हो कि भीम और जरासंध लड़ाई कर रहे हैं, तो एक रोमांच आता है शरीर के अंदर। तो वो इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है कि युद्ध लोगों को ठीक लगता है। लेकिन आप जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते चले जाएंगे ना, तो अब आप कहेंगे युद्ध से ज्यादा भैया हमें इंटरेस्ट आ रहा है इसकी पृष्ठभूमि में कि इसके कारण क्या थे। तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट बदलता हुआ चला जाए। तो आज पढ़ रहे हैं मगध साम्राज्य। मगध के बारे में जानते हो, यस और नो? तो 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था मगध। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद जो सबसे शक्तिशाली था। ये बात मैंने आपको बताई थी। भैया ये ही क्यों सबसे शक्तिशाली था? तो शक्तिशाली कौन होता है? सबसे बड़ी बात हमारे माइंड सेट में एक चीज आती है कि भैया शक्तिशाली की परिभाषा क्या है। हु इज द मोर पावरफुल? ज्यादा ताकतवर कौन है? ज्यादा ताकतवर वो है जो ज्यादा ताकतवर स्थान को अपने कंट्रोल में रखता है। तो क्या मगध ताकतवर स्थान था? कैसे समझना, ये जानते हैं आप। आज की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, ये मगध है। आज का जो आपका प्रदेश है, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये आपको मैं दिखा ही चुका था प्यारे बच्चे मैप में। आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये जो मगध है ना, ये मगध के बारे में मैं आपको बात बताऊं प्यारे बच्चे। अगर हम बात करें भारत की, किसकी बात करते हैं हम लोग बात करते हैं अगर अपने प्यारे देश भारत की। तो पहले जो मार्ग निकलते थे, मार्ग निकलते थे आपके, यानी पश्चिम भारत को पूर्व भारत से, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से, जितने भी मार्ग थे वो सारे के सारे मगध से होकर के जाते थे। तो जो इस सेंटर में बैठ जाएगा वो मजबूत है। जैसे आपका गांव तो पीछे है, यहाँ एक सिटी है, एक गांव यहाँ नजदीक है, तो आपकी चलेगी या इस गांव वाले की चलेगी? होता है ना ऐसा जनरली। जो शहर के पास है उनका शहर पर थोड़ा दबदबा रहता है। मानोगे बात को? नहीं, हाँ जी, होता है बिल्कुल कि इनका जो गांव है वो शहर के पास है, लोकल के जैसे बोलते हैं। तो इस लोकलिटी पर जिसका अधिकार हो जाए इस क्षेत्र पर, वही तो राजा है। तो मगध क्या था? मगध से सबके रास्ते निकलते थे और सबका टारगेट यही था कि भाई मगध को कंट्रोल में किया जाए, मगध को कंट्रोल में किया जाए। ठीक है, अच्छा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? आगे आएंगे, अगली बात पर चलेंगे प्यारे बच्चे। तो हम शुरू करने वाले हैं कहां पर? आपका मगध साम्राज्य। ध्यान से पढ़ेंगे। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। महाजनपदों के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बारे में भगवती सूत्र जो जैन धर्म का ग्रंथ है, और अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अवधेश कुमार जी, लव यू टू मेरे भाई, आएंगे। इतनी बात में कोई दिक्कत? मगध की वर्तमान स्थिति कहां है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, यानी आज के जो ये 3 स्टेट हैं, यहां पर स्थिति थी किसकी? मगध की। ठीक है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। ये मैं आपको बता चुका। 16 महाजनपदों का उदय, बौद्ध धर्म जैन धर्म का उदय, ये तभी का है। मगध साम्राज्य जो रहा है ना, जिस पे राजाओं ने शासन किया है, ये 544 बीसी से 185 बीसी रहा है। यानी 544 में से आप 185 माइनस करेंगे, क्योंकि बीसी में घटता हुआ रहता है। 14 में से 5 गए 9, 13 में से 8 गए 5, ठीक है, इधर बच गया 4 में से 1 गया 3। ठीक है, कोई भी दिक्कत? तो कुल 359 ईयर्स तक राज रहा है मगध साम्राज्य। ठीक है, छोटी कॉमन सी बात हुई। लेकिन हम अगर बात करते हैं, क्या भैया मगध क्या हमेशा से शक्तिशाली था? नहीं। अगर कोई आपसे पूछे प्राचीन काल में ऐसा कौन सा महाजनपद था जो मगध से भी शक्तिशाली था, समझ रहे हो मेरी बात?
महाजनपद में कभी पूछे तो मगध उत्तर होगा हमारा परीक्षा की दृष्टि से। लेकिन मगध से भी पहले शक्तिशाली कौन हुआ करता था, तो वो काशी था। याद रख लेना, काशी क्या था? सबसे पहले शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ये सबसे पहले था काशी। सबसे पहले जो पावरफुल था वो कौन था? वो काशी था। ठीक है, आगे चल। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश कौन कौन से रहे हैं? कौन कौन से वंश हैं जिन्होंने मगध साम्राज्य पर शासन किया है? ध्यान से देखेंगे, बोलना HSNM। हस ना मना, हस ना मना, हस ना मना। ठीक है, कैसे? सबसे पहला वंश रहा है हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश आएगा, फिर नंद वंश आएगा, फिर आएगा मौर्य वंश। एक क्रम से वंश है। नंद वंश को ही याद ना, चाणक्य ने अपनी शिखाएं खोल दी और बोला घनानंद जब तक तेरा नाश नहीं कर दूंगा तब तक चैन नहीं मिलेगा। कि नंद वंश का खत्म होगा, फिर मौर्य वंश आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंशों का क्रम क्या है? मेरे दोस्त, परीक्षा में इतनी बार पूछा गया है। सर जी, जैन धर्म में कोई मान्यता थी जैसे बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म था? मैंने कल ही जीएस के प्रैक्टिस सेट में 3 बजे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का अंतर बताया है। प्यारे बच्चे, जब आप लोगों को मैं क्लासेस कराता हूं तो आप क्लासेस किया करो, प्लीज, रिक्वेस्ट है। जब आपको ये बता दी गई लेयर इस तरह से क्लासेस करनी है तो ऐसे करें। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश में पहला वंश कौन सा था? तो क्या बोलोगे? आंखें बंद करो। हर्यक वंश था जी, शिशुनाग वंश था, फिर नंद वंश था, फिर मौर्य वंश। ठीक है, अच्छा, अब आएंगे वापस, ध्यान से देखें। इतनी बात में कोई दिक्कत किसी भी मेरे प्यारे दोस्त को, कोई भी दिक्कत हो इस बात में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। हर्यक वंश ये शासन कालों के नाम है, जो वंश हुए हैं, डायनेस्टी हुई हैं। जैसे आप कहते हो मुगल वंश, जैसे आप कहते हो दास वंश, जैसे आप कहते हो खिलजी वंश, ऐसे ही हर्यक वंश। ठीक है, देखेंगे। प्राचीन मगध साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो बृहद्रथ थे। जो एंशिएंट मगध एम्पायर था उसके कौन थे? बृहद्रथ थे। और ये मगध साम्राज्य आज से नहीं है, लिखा हुआ है ये महाभारत काल से है। कब से है ये? महाभारत काल से है, इसके बारे में उल्लेख मिलता है। तो भैया इसके कोई राजा रहे होंगे, तो राजा माना गया है महाभारत काल के किनको? आपका बृहद्रथ को। ये बृहद्रथ कब के थे? महाभारत में थे। अगर किसी बच्चे ने महाभारत को देखा होगा वो जानता होगा। बृहद्रथ के ही पुत्र थे जरासंध। याद है, किसी बच्चे ने महाभारत देखा हो, भीम और जरासंध का युद्ध हुआ। तो वो जरासंध कौन है? ये हर्यक साम्राज्य के थे। क्या भैया इतना पुराना है? हाँ जी, महाभारत काल से चलते 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 हम आधुनिक समय पर आ गए, महाजनपद काल पर। ठीक है, आगे देखिए, यहां देखना ध्यान से। जरासंध और राजधानी कौन सी थी इनकी? गिरिब्रज। मगध साम्राज्य की कभी भी पूछा जाएगा शुरुआती राजधानी कौन थी, वो गिरिब्रज थी। गिरिब्रज के बाद क्या हुई थी? इनकी राजगृह हुई थी। राजगृह के बाद राजधानी क्या हुई थी? फिर पाटलिपुत्र हुई थी। ठीक है, गिरिब्रज, ठीक है, रही है राजधानी या नहीं रही है? जानते हो इस बात को या नहीं? हाँ जी भैया जी, जानते हैं। आ गया। मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध साम्राज्य का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो आप कहेंगे अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। सर जी, अशोक की पत्नी क्या नाम? बेटा पहुंचेंगे अशोक, क्रम से पढ़ते चलो, क्रम से। ठीक है, आगे आएंगे। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे प्यारे बच्चे हर्यक वंश को। ठीक है, हर्यक वंश। अब तक आप क्या बात समझे? आंखें बंद करिए। हमने समझा कि भैया ये महाभारत कालीन है और इसके संस्थापक जो थे बृहद्रथ थे। और मेरी बात सुनना, ये मगध साम्राज्य बृहद्रथ पर ही शुरू होगा और एक अन्य व्यक्ति आएगा, बृहद्रथ नाम का ही अंतिम शासक भी बृहद्रथ है। तो मगध साम्राज्य का संस्थापक बृहद्रथ, अंतिम शासक भी कौन? बृहद्रथ।
फिर हमने जाना इसका पुत्र एक जरासंध था, इसकी जानकारी अथर्ववेद में हमको मिलती है। ठीक है, और ध्यान से सुनना, हर्यक वंश के जो फाउंडर थे, जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की, तो आप कहेंगे वो बिंबिसार थे। मगध की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मगध के कौन थे? मगध के थे महाभारत काल के बृहद्रथ। लेकिन मगध पर जो एक डायनेस्टी ने रूल किया, एक वंश ने शासन किया, उस वंश का नाम है आपका बिंबिसार, ने जिसकी स्थापना की, हर्यक वंश उस वंश का नाम है। देखना ध्यान से, हर्यक वंश का शासनकाल 544 से लेकर के 492 तक। तो 544 से लेकर के कहां तक? 492 तक। 8 तो ये हुए 500 तक के, 500 यहां रहा होगा, 800 यानी 8 तो यहां हो गए और 44 ये, 52 ईयर्स रूल किया है इसने। कितने वर्षों का शासन है? 52 वर्षों का शासन है। और भारत के इतिहास में सबसे बड़ा शासनकाल किसका है? वो आपका बिंबिसार का है, हमेशा याद रखेंगे। अकबर आप देखोगे 49 वर्ष है, औरंगजेब देखोगे 49 वर्ष है, शाह आलम द्वितीय की बात करेंगे, उसका जो शासनकाल है वो रहेगा आपका 46 ईयर्स का। समझ लो, सबसे बड़ा शासनकाल किसका है? बिंबिसार का। जब अकबर और औरंगजेब आएंगे तब उनके बारे में पढ़ेंगे। अरुण कश्यप जी, टू मच थैंक यू, कोई दिक्कत? 544 से लेकर के 492, 492, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, जो संस्थापक है हर्यक वंश का वो बिंबिसार है। बिंबिसार को ही हम अन्य नाम से जानते हैं, जिसका अन्य नाम है श्रोणिक। क्या नाम है? श्रोणिक इसका नाम है। पेन कलर चेंज कर लेता हूं। क्या नाम है इसका? श्रोणिक इसका नाम है। और जो श्रोणिक इसको कहा गया है ना प्यारे बच्चे, वो कहा गया है श्रोणिक इसको जैन साहित्य में। किसमें कहा गया है? जैनों के जो साहित्य लिखे गए, उस जैन साहित्य में इसका नाम श्रोणिक रखा गया है। क्या रखा गया है? श्रोणिक रखा गया है। लेकिन इसका एक अन्य नाम भी है। अन्य नाम है क्षेत्रोजस। क्षेत्रोजस, क्या बोलोगे? क्षेत्रोजस। ये किस में कहा गया है इसको क्षेत्रोजस? ये इसको मत्स्य पुराण में, सबसे पुराना पुराण मैंने आपको बताया था कौन सा था? मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण में इसको क्षेत्रोजस भी कहा गया है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा श्रोणिक नाम से किस शासक को जाना जाता है? भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल है 52 वर्षों का। ठीक है, बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीता। अंग महाजनपद जानते हैं अंग कहां था? और वहां अपने पुत्र अजात शत्रु को उपराजा बनाया। सीख जाएगा ये शासन करना, और इन्होंने माना कि गद्दी पर आएगा, कल जरूरत होगी गद्दी पर आने की, तो किसको? अपने बेटे को। अब देखना यहां ध्यान से, अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, सीन 2 पे दिखा दिया करो मैप। अगर हम बात करते हैं किसकी, मगध यहां है भैया और अंग है यहां, तो अंग को जीता किसने? आपका बिंबिसार ने। और यहां किसको? अपने बेटे अजात शत्रु को दे दी। क्या? कि भाई तुम यहां पर लीडर बनो और तुम सीखो। अजात शत्रु को छोटा राजा, उपराजा मतलब छोटा राजा यहां पर बना दिया। तो मगध की सीमाएं अब यहां से बढ़कर के कहां तक पहुंच गई हैं? मगध का एरिया इतना हो चुका है। मगध का एरिया कितना हो चुका है? मगध अब कंप्लीट, मगध और अंग अब एक हो गए हैं। दोनों को इसने क्या कर लिया है? जीत लिया है। ठीक है, मतलब दोनों क्षेत्र इसके अधीन हो गए। आगे चलते हैं। बिंबिसार, बिंबिसार जिसको कहा जाता है कि ये बहुत ही कूटनीतिक और भारत के इतिहास का एक महान शासक हुआ। आप लोगों को लगता है जीता बाबर, नहीं, सबसे कूटनीतिक शासक भारत के इतिहास का बिंबिसार हुआ है। आपको गर्व करना होगा। देखेंगे ध्यान से, बिंबिसार ने राज्य विस्तृत करने के लिए, यानी अपनी सीमाएं बढ़ाने के लिए, विवाह संबंधों का सहारा लिया। कई जगह तो उल्लेख मिलता है जैन साहित्य में कि बिंबिसार की 500 पत्नियां थी, 500 वाइफ्स 500 पत्नियां। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है।
3 इनकी जो शादी हुई, जो इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए की। भाई अभी आप इस गांव के हैं, दूसरे गांव में आपकी अभी विरोधी हैं, और आप उस गांव में शादी कर लो सबसे मजबूत घर में, तो वो गांव आपके कंट्रोल में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? फिर आप जब जाओगे सब कहेंगे रिश्तेदार रिश्तेदार, नमस्कार नमस्कार। ऐसे ही इन्होंने देखे जो मजबूत महाजनपदों में जो कंट्रोलर थे, उन्हीं के घर शादी कर ली। तो है, बोलो रणनीतिक व्यक्ति नहीं? तो पहली शादी में इनका नाम आता है महाकोशला का। महाकोशला का ही बेटा होगा अजातशत्रु। ठीक है, महाकोशला ये कौन थी? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। कौशल महाजनपद के राजा थे कौन? प्रसेनजीत उनकी बहन थी। और भैया वहां से इनको काशी दहेज में मिला। और भारत के इतिहास में दहेज का, इसको आज जो आज का भारत है जिसको आप जानते हैं, भारत को, महाभारत काल रामायण काल की बात नहीं कर रहा हूं, जिस इतिहास के बारे में उल्लेख मिलता है, लिखा हुआ है, वहां यह दहेज का पहला उदाहरण है। जैसा आप लोग जानते हैं आपका चंद्रगुप्त मौर्य को भी दहेज मिला था। काबुल, कांधार, मकरान, हेरात, मतलब हेलेना तो मिली, कार्नेलिया तो मिली, सेल्यूकस निकेटर में साथ में 4 स्टेट और दिए थे छोटे छोटे। इतना दहेज। लेकिन इस दहेज को देख करके बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दहेज के लिए मना करते हैं, जब बहुत बड़ा दहेज मिले तो हां कर देते हैं। ये पहला उदाहरण है दहेज का, नोट कर लेना। भारतीय इतिहास का दहेज का सबसे पहला उदाहरण कौन सा है? दहेज का पहला साक्ष्य या पहला एग्जाम्पल बोले आप, तो कहां से मिला? वो काशी, और किसने दिया? प्रसेनजीत ने दिया अपनी बहन के लिए। चेलना, ये चेटक की पुत्री थी। चेटक, आप कहेंगे भैया चेटक कहां से आ गए? ये चेटक थे भैया वज्जी से। वज्जी याद है? गणतंत्र था वज्जी। वज्जी जिसकी राजधानी थी वैशाली, तो वज्जी वैशाली इस सब पर भी कंट्रोल हो गया। क्षेमा भद्र प्रदेश की राजकुमारी, यानी ये पंजाब के पास वाले क्षेत्र की एक राजकुमारी थी। तो आप कूटनीति समझें, अब कहां पहुंच गया है बिंबिसार भैया? तो आप कहेंगे भैया जी बिंबिसार ने तो अपनी सीमाएं बढ़ा रहे हैं। तो अभी मैंने बोला कि कौशल, तो कौशल कहां है? यहां पर काशी दहेज में मिल गया, काशी वज्जी शादी कर ली, और भैया इधर पंजाब वाले क्षेत्र की तरफ, यहां मध्य प्रदेश की तरफ भी बढ़ गए। तो आप समझ सकते हैं इनका क्षेत्रफल कितना हो चुका है। अगर हम यहां से मैप ड्रॉ करें, भैया बताओ, इतने शानदार शासक, इतना क्षेत्रफल हो चुका है। देखें आप लोग, दाद देनी पड़ेगी, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। अब यहीं पर नाम आता है, एक अवंती नाम लिया जाता है। एमपी वाला कौन सा? ये अवंती जो है, ये क्षेत्र था अवंती का। अवंती की राजधानी बताएंगे क्या थी? मैंने प्यारे बच्चे आपको बताई थी, उज्जैनी और महिष्मती। अवंती में राजा थे आपका, या मैं स्लाइड पे ही नोट कराता हूं ताकि आप नोट्स भी बना लें अच्छे से। जो अवंती था आपका, एक अवंती का जरूर नाम याद रखेंगे। अवंती को जीतना चाहते थे लगातार कौन? आपका बिंबिसार, अवंती को। लेकिन जीत तो नहीं पाए। क्या जीत पाए? नहीं। अवंती के राजा थे, याद रख लेना, बिंबिसार के समय अवंती के राजा कौन थे? ये थे चंड प्रद्योत। अब या तो युद्ध से जीते, तो अंग को तो जीत लिया था युद्ध से, ये 3 क्षेत्र मिला लिए बड़े सादी से। अब इस अवंती को जीतने की टीस थी, लेकिन नहीं जीत पाए। लेकिन कहते हैं कि जब आप डटे रहते हैं, कोई ना कोई मौका प्रकृति आपको देती है जो आपके फेवर में आएगा। बस आपको समय का इंतजार करना चाहिए। और समय के इस इंतजार में ऐसा समय आया कि चंड प्रद्योत पीलिया बीमारी के शिकार हो गए। पीलिया हो जाता है। अब जब पीलिया हो गया, तो अब चंड प्रद्योत और इन दोनों की तो बनती नहीं थी बिंबिसार की। बिंबिसार चाहते थे मैं शक्तिशाली हूं, अवंती मेरे साथ में आए, लेकिन अवंती की सेनाएं मजबूत थी, जीतना बड़ा मुश्किल था। क्या भैया मगध से भी मजबूत सेनाएं थी? हाँ, सेनाएं मजबूत थी, लेकिन अवंती ने कभी अपना विस्तार करना नहीं चाहा।
अब जब चंड प्रद्योत बीमार हुए तो यहां फिर कूटनीति से काम लिया बिंबिसार ने। एक व्यक्ति है जीवक। जीवक ये वैद है। वैद समझते हैं आप? डॉक्टर साहब समझ सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान में वैद हुए हैं, और वैद इतने शानदार वैद हुए कि हमने दुनिया को सर्जरी से लेकर के सब कुछ दिया। इस कहानी से हटकर के भारत के गौरव की एक बात तुमको बताता हूं, और आगे आएगी। टीपू सुल्तान ने जब एक बार हेक्टर नामक अंग्रेज की नाक काट दी, तो हेक्टर अपनी नाक को लेकर के भागता हुआ भागता हुआ भागता हुआ जंगलों में, और एक झोपड़ी के पास आ गया। नाक अपनी हाथ में है, कटी हुई है, बार बार उसको चिपकाता है, बार बार हटाता है। लोगों ने देखा, भैया ये क्या हुआ? बोला जी मैं तलवारबाजी कर रहा था, मेरी नाक कट गई। ये नहीं बोला टीपू सुल्तान ने काट दी, बोला मेरी नाक कट गई। लोग हंसे, बोले नहीं ऐसा नहीं है, ये तो खुद तो नहीं कटी। तो उसने बताया टीपू सुल्तान ने मेरी नाक काट दी। लोगों ने उसको बिठाया वहां झोपड़ी में और उसकी नाक जोड़ दी। आप कहेंगे है भैया झोपड़ी में नाक जोड़ दी? जी हाँ। ब्रिटिश संसद में हेक्टर का भाषण है कि कैसे हिंदुस्तान के एक गांव में कुछ लोगों ने मेरी शल्य चिकित्सा करके मेरी नाक जोड़ दी। आज हम इस ज्ञान से बहुत दूर जा चुके हैं। तभी ब्रिटिशियर्स ने लगभग 3500 व्यक्ति इस चीज के लिए अपॉइंट किए, जो समय समय पर भारत आए, भारत के गांवों में भ्रमण किया, नोट्स बनाए, दवाइयां बनाई, उसको टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया, और हम लोग आज इलाज के लिए कहां जाते हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन। डॉक्टर बनने के लिए लोग विदेश में जाते हैं। जो सब कुछ हमारे यहां से शुरू हुआ, तो हमको गौरव करना चाहिए इस बात पर। ऐसे ही एक वैद्य थे जीवक। जीवक जीवक को भेजा। ये जीवक किसके दरबार में है? बिंबिसार के में। बिंबिसार के कौन लगते हैं? ये बेटे हैं। ये है जीवक आम्रपाली का बेटा। आम्रपाली सुनी? आम्रपाली एक वेश्या थी, और आप सबको पता है कि आम्रपाली क्या घोषित कर दी गई थी? नगर वेश्या। लेकिन बिंबिसार, कहते हैं ना हर कोई व्यक्ति उनके लिए तड़प रहा था, बिंबिसार भी प्रेम में थे आम्रपाली के। अब ये तो इतने शक्तिशाली हो चुके थे, तो कहते हैं कि बिंबिसार और आम्रपाली से ही पैदा हुआ है जीवक। ठीक है। यही वो जीवक है जिसने चंड प्रद्योत की पीलिया बीमारी में जाकर के इलाज किया। एकदम से ये ठीक हुए। दोनों मगध और अवंती के बीच दोस्ती हो गई। दोस्ती हो गई, समझ रहे हैं? एकदम से बढ़िया गाड़ी दो भाई, जीत नहीं पाए तो दोस्त बना लो। अब मजबूती तो हो गई ना। तो सोचो मगध को कितना शक्तिशाली किया बिंबिसार ने। यही वो जीवक है जो महात्मा बुद्ध के अंतिम दिनों में उनकी सेवा करता है। महात्मा बुद्ध के अंतिम दिनों में बिंबिसार ने भेजा था। ठीक है, आगे आएंगे, आगे चलते हैं। बिंबिसार प्रारंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसको मानता था? बौद्ध धर्म को। परंतु अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जैन धर्म को अपना लिया। क्यों जी? इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इनके जो ससुराल पक्ष था उनका जैन धर्म की तरफ काफी था। ठीक है, कोई दिक्कत? सर जी वो तो बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी। भैया बौद्ध भिक्षुणी बन गई तो क्या बात हो गई? बाद में ही तो बनी बौद्ध भिक्षुणी। मैं कब कह रहा हूं बौद्ध भिक्षुणी बनने के बाद जीवक पैदा हुआ। एक कह रहे हैं आम्रपाली तो बौद्ध नहीं हो गई थी। तुम अपने आप आइडिया क्यों लगाते हो? तुम खुद स्थिति सोचो ना। कह रहे हो कि वो तो भिक्षुणी बन गई थी, तो बौद्ध भिक्षुणी जिनके बच्चे हो जाते वो नहीं बनती क्या? अरे भैया तो ये पहले की पैदा संतान है। ठीक है, आगे आएंगे, आगे चलेंगे। राजधानी क्या थी? बिंबिसार की राजगृह। बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया। दर्शक, क्या नाम है? दर्शक। ये मेरी जगह गद्दी पर जो बैठेगा वो कौन बैठेगा? दर्शक बैठेगा। और एक बेटा कौन है? अजातशत्रु, जिसको अंग दे रखा है इन्होंने, अंग जीत करके उपराजा जिसको बना दिया, उत्तराधिकारी बनाया। परंतु अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठा। भाई इसको राजा नहीं बनाया तो इसने अपने पिता की हत्या कर दी। फादर की क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। पिता की हत्या करने के कारण अजातशत्रु को पितृहंता कहा गया है। यानी कि भारत के इतिहास का ये जो लिखा इतिहास है उसका प्रथम पितृहंता कहलाता है। हुई तो बहुत है,
बहुत लोगों ने हत्या की है पिता की, लेकिन गद्दी के लिए, गद्दी पर बैठने के लिए हर्यक वंश में हत्या करने वाला वो प्रथम पितृहंता कौन है? अजातशत्रु है। अजातशत्रु की भी इसके पुत्र उदयन के द्वारा हत्या कर दी गई। जो इसने किया वो इसके पास लौट कर आया, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस प्रकार से हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा गया। इतनी बात में कोई दिक्कत? लेकिन यहां पर एक कहानी आती है प्यारे बच्चे, याद रख लेना, वो मैं आपको बता देता हूं कहानी कौन सी है, कि क्या सच में इसने अपने पिता की हत्या की। तो इसके लिए जैन साहित्य में एक ग्रंथ है जिसका नाम है प्यारे बच्चे आवश्यक सूत्र। क्या है? आवश्यक सूत्र। ये एक जैन ग्रंथ है जिसमें एक स्टोरी है, एक कहानी है। बोलते हैं कि बिंबिसार दर्शक को राजा बनाना चाहता था, लेकिन उसके मन में थॉट आई और उसने इसके लिए बोला। काम नहीं किया दर्शक के लिए उसने कोई, लेकिन तुरंत ही कुछ दिन बाद उसके मस्तिष्क में ख्याल आया कि मुझे राजा बनाना होगा। किसको? अजातशत्रु को। लेकिन अजातशत्रु ने कैद कर लिया बिंबिसार को और वहां पर रख दिया चेलना को उसके साथ में ख्याल रखने के लिए। महाकोसला का ये बेटा था, महाकोसला को तो बंदी नहीं बनाता, लेकिन जैसे ही इसको पता चला कि इसके पिता तो इससे बहुत प्यार करते हैं, तो रोता हुआ अजातशत्रु तलवार लेकर के कि मैं अपने पिता को, जिन बेड़ियों में मैंने बांधा है, उन बेड़ियों को काट करके अपने पिता को अभी आजाद करूंगा, उन जंजीरों से अभी मुक्त करूंगा। तलवार लेके जा रहा है ऐसे। तलवार लेके जाते हुए कहते हैं कि उसी समय पर देख लिया था किसने? बिंबिसार ने, कि तलवार लेकर आ रहा है। बिंबिसार ने सोचा आज बेटा गर्दन गई, आज गर्दन उड़ा देगा। विष रखा हुआ था, चेलना व्यवस्था करी हुई थी कि कभी ऐसा समय आएगा। तो कहते हैं विष खाया था उसने, जहर खा लिया था, जहर खा लिया था। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा गया। ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है आवश्यक सूत्र की है, जैन धर्म की। आगे चलेंगे। चलो भाई, मजनू नहीं, मंजू चौधरी कह रही है 1 मिनट रुक जाइए सर, प्यास लग रही है। अच्छा बेटा रुक गए, आप पी के आओ पानी, इतने हम रुके रहेंगे। चलो, अभी तुम्हें प्यास लग रही है, थोड़ी देर बाद भूख भी लगेगी तुमको और फिर तुमको पता नहीं क्या क्या लगेगा। अच्छा, अजातशत्रु गद्दी पर आ गया। मुझे बताइए फटाफट से कमेंट सेक्शन में, अजातशत्रु कितने वर्षों तक आपका गद्दी पर रहा? मोनिका जी कह रही हैं सर यू आर ग्रेट, आई हैव नेवर रीड हिस्ट्री लाइक दिस, इट इज वेरी नाइस टू रीड। बच्चा टू मच, थैंक यू। अजातशत्रु कितने वर्षों तक? 32 ईयर्स। आप लोग देख सकते हैं, पिता 52 वर्षों तक और ये 32 वर्षों तक। क्या नाम है अजातशत्रु का? कुणिक। और इसको कहा क्या कहा गया? प्रथम पितृहंता भी कहा गया है, ये बात कभी नहीं भूलनी। माता कौन है? महाकोसला। बौद्ध संगति में आपको बता चुका, पहली बौद्ध संगति किसके समय पर हुई थी? 483 में राजगृह में हुई। ठीक है, और किसके समय हुई? अजातशत्रु के समय हुई। याद है ये सारी चीजें? कहां पर हुई थी? राजगृह में, सप्तपर्णी गुफा के पास में। महाकश्यप कौन थे? उसके अध्यक्ष थे। काशी के लिए प्रसेनजीत से संघर्ष शुरू हुआ एवं विजयी हुआ, और वाजिरा से विवाह हुआ जो कि प्रसेनजीत की पुत्री थी। अब आप एक बात कहेंगे, भैया ये क्या कह रहे हैं आप? अभी आपने हमको थोड़ी देर पहले बताया, आपने बताया था, चिंटू पे दिखाएं, कि ये जो काशी है ये दहेज में मिल गया था। लेकिन दहेज में तो दोस्त, दहेज में किसको मिला था? दहेज में मिला था बिंबिसार को, अजातशत्रु को थोड़ी मिला था। और प्लस में ये खबर कि इसने अपने पिता की हत्या कर दी, तो उन्होंने क्या बोला? प्रसेनजीत ने काशी दिया था, वापस लेते हैं। तुम्हारा नहीं है काशी, तुम्हारे बाप को दिया था, तुम्हें नहीं दिया। इस तरह से काशी उन्होंने उल्टा ले लिया, वापस ले लिया। अब भैया प्रसेनजीत, हालांकि आप कहोगे कि प्रसेनजीत तो जी मामा जी हैं इसके, भाई महाकोसला इसकी माता का नाम है, और महाकोसला किसकी बहन थी? प्रसेनजीत की। तो अजातशत्रु के मामा नहीं है। तो आप कहोगे भैया जिस आदमी ने अपने पिता को नहीं छोड़ा,
अगर उस स्टोरी को लेके चले तो मामा क्या चीज है, बोला मामा तू ही देखना भाई। तो क्या बोले, प्रसेनजीत से संघर्ष हुआ क्योंकि प्रसेनजीत ने काशी के लिए मना कर दिया था और विजयी हुआ। और ये बाजीरा जो है यानी इसके मामा की लड़की थी, मामा की लड़की लगी ना, बाजीरा एक सुंदर महिला थी। कहते हैं कि बाजीरा से शादी कर ली किसने, अजात शत्रु ने। बात को समझे, कोई दिक्कत, आगे आएंगे। सर जी एक बीसी में कितने दिन होते, एक बीसी में होते बेटा 9,60,63,हजार और 332.233468 याद कर लो, इसको पेपर में आएगा ये। कह रहा एक बीसी में कितने दिन होते हैं, बताओ ये यार क्लास करते नहीं क्रम से शुरू से, बीसी में अटके रहेंगे, पेपर हो जाएगा, लास्ट में पेपर में नंबर आएंगे इनके 30। बेटा क्रम से पढ़ लो, शुरू से मान जाओ, भला ही है, आज भी समय है, अभी भी शुरू करोगे, अभी भी समय है। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है, लेकिन बौद्ध धर्म की तरफ इसका झुकाव हुआ। देखना ध्यान से, महावीर स्वामी व महात्मा बुद्ध की मृत्यु इसी के शासनकाल में हुई। भाई इसका शासनकाल कब से चल रहा है आपका, क्या कहेंगे, 492 से लेकर के 460 बीसी। तो 92 में भी यही होगा, 91 में भी यही होगा, 90 में भी, 89 में भी, 85 में भी, 80 में भी। तो महात्मा बुद्ध की मौत कब हुई थी, 483 में, 483 में। तो 470 में भी यही होगा, 465 में भी यही होगा, 468 में भी यही होगा, और 468 में हुई थी महावीर स्वामी की। देख रहे हो, दो पुण्य आत्माओं को जो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ वो किसके समय पर हुआ है, वो प्यारे बच्चे महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध को अजातशत्रु के समय पर। कैपिटल कौन सी थी इसकी, राजधानी कौन सी थी, राजधानी अभी वही है और राजधानी का नाम है राजगृह। लेकिन प्रश्न पूछा गया है आपका यूपीएससी परीक्षा 2017 में, कौन वो व्यक्ति था जिसने राजगृह की दीवारों पर दुर्ग का निर्माण किया। तो राजगृह की जो चार दीवारी थी, चार दीवारी पर क्या बना दिया इसने, या लिख ले, चार दीवारी का निर्माण किया, क्योंकि इसको अब खतरा बढ़ गया, पिता की हत्या कर दी और साथ में मामा वामा सबसे झगड़ा कर लिया, अब इसके लिए खतरा था, ठीक है, कोई भी दिक्कत। राजगृह की चार दीवारी का निर्माण किया। तो प्यारे बच्चे इन दोनों की मृत्यु किसके समय पर हुई आपका, आप कहेंगे कि भैया अजातशत्रु के समय पर हुई। अच्छा, इसको मैंने अभी बताया आपको कि इसने वज्जी को मगध में मिलाया, ये नोट कर लेना, वज्जी को जब इसने मगध में मिलाया, क्योंकि वज्जी ने भी शैतानी कर दी थी, वज्जी को मगध में मिलाया, किसकी सहायता से, वस्त्रकार की सहायता से, कहीं किनारे पर नोट कर देंगे, वस्त्रकार की सहायता से, किसकी सहायता से, वस्त्रकार की सहायता से। वस्त्रकार एक व्यक्ति का नाम है, क्या बोलेंगे सर जी, दुर्ग क्या होता, दुर्ग होता बच्चे दीवार, किला बना देना, मजबूत कर देना, गौरव सिंह जी दुर्ग का अर्थ होता है, ठीक है। वस्त्रकार क्या बोलेंगे, एक व्यक्ति का नाम है जिसने भूमिका निभाई थी, हेल्प की थी, किसकी हेल्प की थी, अजातशत्रु की, वज्जी को मगध में मिलाने में, ठीक है। और जब वज्जी को मगध में मिलाया तो यहां पर उसने प्यारे बच्चे रथ मूसल और शिलाकंटक का प्रयोग किया, रथ मूसल और शिलाकंटक का प्रयोग। ये क्यों क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, ये आपका एमपीपीसीएस आप अगर देखेंगे प्रीवियस ईयर 2015 प्रीलिम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन। भारत के इतिहास में पहली बार रथ मूसल और शिलाकंटक का प्रयोग किस जीत में देखने को मिलता है, वर्णन मिलता है, तो मगध की वज्जी पर विजय। बाहुबली देखिए, बाहुबली में वो एक तोप रखते हैं और उससे वो गोला फेंक के मारते हैं, शिला पत्थरों को फेंक करके मारते हैं। तो शिला का मतलब होता है पत्थर, कंटक कांटा, फिर ऐसे फेंक दिया कांटे की तरह, बहुत तेज फेंक करके मारती थी। बड़े बड़े रथों में
रथों में चलता था, वो नहीं आता वो काला सा, क्या नाम है उसका, क्या नाम है भाई उसका, बाहुबली में जो वो काल के ही, क्या नाम है उसका, काल के ही नाम है ना, हाँ। इन पीआर इन्ना मेरा, ऐसे जो बोलता है वो कुछ बोलता है, इन पीआर अकिरा तू इन्ना, वो वाला। रथ मूसल और शिलाकंटक का प्रयोग किया किसने आपका भारत के इतिहास में, अजात शत्रु ने। ठीक है, आगे आएंगे, ध्यान से देखिए। अजात शत्रु के बाद में उदायन द्वितीय पितृहंता, क्योंकि इसने अजात शत्रु की हत्या कर दी। किसकी, अजात शत्रु की। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करने वाला कौन है, उदायन है। इसने गंगा, गंडक और सोन नदी पर पाटलिपुत्र की स्थापना की। बिहार, बिहार में जो आज पटना है ना, पटना को ही हम पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं। तो भैया इसने बसाया था या पहले से था, तो था तो ये पहले से, इसको नाम दे दिया इसने पाटलिपुत्र। तो राजधानी आप देख रहे हैं मगध की, राजगृह हुई आपका, और फिर क्या हो गई है आपका, पाटलिपुत्र हो गई है। पहले राजधानी राजगृह थी। तो कौन था जिसने राजधानी पाटलिपुत्र बनाई, तो वो है उदायन। तो पाटलिपुत्र आप कहना चाह रहे हैं भैया पहले से था, हाँ जी पहले से था। दरअसल में इस पाटलिपुत्र को बनाना चाहता था अजातशत्रु। जैसा एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका यूपी पीसीएस परीक्षा में, क्वेश्चन है किसने सबसे पहले, या ऐसे लिख लो किसने भी छोड़े, आप क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु ने सबसे पहले, अजातशत्रु ने सबसे पहले पाटलिपुत्र के, सबसे पहले पाटलिपुत्र के राजनीतिक महत्व को समझा था। सबसे पहले महत्व समझा था किसने, और ये चाहता था, ये चाहता था कि मैं जो कैपिटल बनाऊं, अपनी राजधानी बनाऊं, अजातशत्रु भी पाटलिपुत्र, लेकिन वो नहीं बना पाया, जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन उदायन ने ये काम किया और नदियों पर बनाया। क्योंकि आप सोचेंगे, आपने अक्सर देखा होगा, किला है कोई, तो किले के चारों ओर गड्ढे रखते थे, नदी हो गई तो ये सुरक्षित हो जाते थे। यहां सिर्फ एक द्वार रखा, आक्रमण होगा तो इस तरफ से होगा, ये सब सुरक्षित हो गया बाकी का। तो ये किलों को सुरक्षित रखने की एक प्रक्रिया थी। ठीक है, अच्छा। पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता है, और इसको क्या बनाया, उदायन ने राजधानी बनाया। उदायन के 3 पुत्र थे जिन्होंने क्रम से शासन किया है, अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक। अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक। तो सबसे पहले कौन आया, बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर उदायन, फिर अनिरुद्ध, फिर मुंडा और फिर नागदशक। बोलेंगे भाई, बोलेंगे भाई, बाऊ अमन, बोलो, बाऊ अमन, ये हरियक वंश के शासकों का क्रम। आंख बंद करें, बोले एक बार भैया, बिंबिसार हो गया 544 से 492, 492 से आपका अजातशत्रु आ गया, फिर आपका 460 से लेकर के ये 16 वर्षों तक उदायन आया। तो पहले 52 वर्ष, फिर 32 वर्ष, फिर 16 वर्ष। ठीक है। नागदशक हरियक वंश का अंतिम शासक था, और जिसकी हत्या, यानी किसकी हत्या, नागदशक की हत्या उसके मंत्री नागदशक ने कर दी, नहीं, जिसकी हत्या उसके मंत्री शिशुनाग ने कर दी। शिशुनाग, ये इसका अमात्य था, उपराज्यपाल था एक, शिशुनाग, ये था बनारस से। कहां से था, बनारस से। जिसकी हत्या उसके मंत्री शिशुनाग ने कर दी। ठीक है, नागदशक की जगह क्या लिख लेंगे, शिशुनाग। कोई दिक्कत, आगे अब भाई हत्या कर दी शिशुनाग ने, तो नया वंश आएगा, नया वंश आएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल, तो शिशुनाग वंश आया आपका प्यारे बच्चे 412 से लेकर के 394 तक। इसके संस्थापक कौन है, शिशुनाग है, शिशुनाग। क्या बोलोगे, शिशुनाग इसके प्यारे बच्चे, क्या कहेंगे आप, संस्थापक रहे। अच्छा सॉरी, वो हम पर गलत लिखा हुआ, 344 आएगा, 412 से 344। राजधानी क्या थी इसकी, वैशाली। तो ये तीसरी राजधानी बनी है,
मगध की तीसरी राजधानी कौन सी बनी? पहले राजगृह, फिर पाटलिपुत्र और फिर वैशाली। वैशाली राजधानी किसने बनाई? शिशुनाग ने। शिशुनाग ने अवंती को जीता। सोच रहे हैं आप कि शिशुनाग को, अब तुम सोचो मगध कितना बड़ा हो चुका था और उस मगध पर कंट्रोल हो गया अब शिशुनाग का। तो शिशुनाग से पहले कोई भी अवंती को जीत नहीं पाया था। अवंती को जीतने वाला पहला शासक कौन बना? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चंड प्रद्योत को पराजित करके कौन बनता है? शिशुनाग ने अवंती को भी जीत लिया। कोई दिक्कत? छोटी सी बात आई बच्चे। पहले हर्यक वंश आया। हर्यक वंश में मैंने बोला बिंबिसार 52 वर्षों तक शासन करता है। इसकी हत्या कौन करता है? इसका पुत्र अजातशत्रु। कितने वर्ष शासन किया? 32 वर्ष शासन किया। फिर आया आपका उदायन। उदायन ने 16 वर्ष शासन किया, पाटलिपुत्र राजधानी बनाई। इसको बोलते हैं प्रथम पितृहंता, PP1। इसको बोलते हैं उदायन को प्रथम, नहीं क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं द्वितीय पितृहंता। ये दूसरा व्यक्ति है, इसने पिता की हत्या की इस वंश में। फिर आपके कौन आए? अनिरुद्ध आया, मुंडा आया, नागदशक आया। नागदशक की हत्या किसने कर दी? शिशुनाग। एक बार थम्स अप तो कर दो यार, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो शिशुनाग ने अवंती को जीता, किसको? प्रद्योत को हरा करके। ये बात कभी नहीं भूलनी है। आगे आएंगे। अब क्या कहेंगे? फिर आता है आपका काला शोक 354। शायद मैंने पीछे भी एक करेक्शन नहीं किया। देखो ये प्यारे बच्चे, जो आपका लिखा हुआ है यहां पर 412 से 394 ये शासन रहा है। 394 ये पूरे वंश का शासन काल है। 44, ठीक है। और शिशुनाग का है 412 से 394। इसको करेक्ट कर लेंगे एक बार। 394 से गद्दी पर आता है कालाशोक। आपने कालाशोक का नाम सुना है? यस और नो? वेरी गुड, बहुत शानदार। मेरे कमेंट तो देखा करो सर। नहीं बच्चे, मैं सबके कमेंट नहीं देख सकता हूं। आप सोचो 15,000 बच्चे अगर क्लास कर रहे हैं, सब एक एक कमेंट भी लिख रहे होंगे। 15,000 हालांकि कमेंट नहीं कर रहे होंगे, पढ़ने वाले बच्चे जो मेहनती है वो ना के बराबर कमेंट करते हैं, कभी कभार करते हैं। तो मान के चलो 5,000 भी कमेंट कर रहे होंगे, तो सोचो तुम ऐसे बिछा लो 5,000 कमेंट को। पॉसिबल नहीं है दोस्त, पॉसिबल नहीं है। काला अशोक ये किसके बाद आया? आपका अजात शत्रु के बाद में। किसके बाद में आया? अजात शत्रु के बाद में? नहीं जी, किसके बाद में? शिशुनाग के बाद में। याद रखो, अजात शत्रु के समय पर हुई थी प्रथम बौद्ध संगति। क्या हुई थी? पहली बौद्ध संगति। और दूसरी बौद्ध संगति मैंने बताई थी एके। याद करो, अजात शत्रु कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगति हुई थी आपकी। कहां पर? वैशाली में। कहां पर हुई थी? वैशाली में। दूसरी बौद्ध संगति हुई आपका 383 में वैशाली में, जिसके साबक मीर कौन थे? आपका अध्यक्ष थे, ठीक है। कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। फिर से क्या बनाया? फिर से राजधानी बनाई। देखो, शिशुनाग ने राजधानी क्या बना ली? वैशाली। वैशाली से पहले उदायन ने बनाई थी पाटलिपुत्र। और फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? तो उदायन लिखना। लेकिन यह शब्द आ जाए ना प्यारे बच्चे, पुनः, अगेन, फिर से, दोबारा बनी, ठीक है। इसके 10 पुत्रों में से एक नंदीवर्धन अंतिम शासक था, अंतिम लास्ट शासक। और नंदीवर्धन की हत्या महापद्मनंद ने छुरा भोंक कर दी। बौद्ध संगति क्या होती है सर? प्यारे बच्चे पिछली क्लास करो प्लीज, हाथ जोड़ के देखो। मैं उन सारे बच्चों से निवेदन करता हूं, आप अपने माँ बाप की उम्मीद हो तो स्ट्रेट जी से चलो। क्लासेस प्लीज शुरू से करते आए। आप बीच में से लाइव क्लास में जुड़ेंगे, आपको नहीं पता चलेगा मगध क्या है। आप 16 महाजनपदों को तो पढ़ के आओ पहले, तो आप पहली क्लास से करो। अभी जो बच्चे यहाँ बीच में क्लास से जुड़ रहे हैं वो हट जाएं, पहली क्लास से करते हुए आओ। थोड़ा तेज चलो और हमको पकड़ लो फिर, ठीक है। कालाशोक तो बोलेंगे नंदीवर्धन की हत्या महापद्म नंद ने छुरा भोंक करके कर दी।
महापदम नंद ने नए वंश नंद वंश की स्थापना की। किसकी? नंद वंश की। लेकिन यहां पर भी एक कहानी है। सभी इतिहासकार इस बात को नहीं मानते कि नंदीवर्धन जो ये व्यक्ति था आपका, इसकी हत्या महापदम ने की। बहुत सारे लोग कहते हैं महानंदिन, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। महानंदिन जो लोग कहते हैं कि महापदम नंद के पिता थे, कहते महापदम नंद ने नहीं मारा, महापदम नंद के पिता महानंदिन ने मारा। ठीक है, तो नंदीवर्धन की हत्या, और कहते हैं कि ऐसे लेकर के गया छुरा, ऐसे भीख मांगते हुए, बाबूजी खाना नहीं खाया, वो दान के लिए, ठीक है इसको दान दे देते, ले चाकू। भैया ऐसे लोग, मतलब तुम सोचो कोई व्यक्ति बीच में गया, राजीव गांधी लोगों के बीच में गए, किसी ने बम लगा दिया, समझ रहे हो? इस भीड़ में लोग, कोई व्यक्ति लोगों से मिलने जा रहा है, मैं आप लोगों के बीच में जा रहा हूं, ऐसे लोग हमारे सबसे ऐसे बात करते हैं कि भैया प्रोग्राम होगा, बच्चों के प्रोग्राम में हम जाते हैं, यार इतने सारे बच्चे यार कोई दिक्कत नहीं, इनके बीच में सजाएंगे। तो मतलब सिक्योरिटी कहीं नहीं है, पता नहीं कौन व्यक्ति कहां कैसा है, उसने छुरा घोंप दिया, खत्म, पूरा वंश दी एंड हो गया। इसलिए सिक्योरिटी जरूरी है, अपनी सुरक्षा जरूरी है। ठीक है भैया, राजधानी का क्या मतलब होता है? कैपिटल, सेंटर होता था प्यारे बच्चे, एक सेंटर बनाया जाता था जहां से कंट्रोल कर ले सब जगह को। जो इनका पूरा क्षेत्रफल होता था ना, उसके कोशिश करते थे कि बीच में रखें, ताकि इधर भी भाग सकें, इधर भी भाग सकें, नजर रख सकें। अगर मान के चलो राजधानी ऐसे बना ले, ये क्षेत्र इधर राजधानी बना ली, तो ये सब बहुत दूर होंगे, यहाँ विद्रोह होगा कभी, तो इसको दबाने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर बीच में रहेंगे तो कहीं भी विद्रोह है तो आधा समय लगेगा ना कहीं भी कंट्रोल करने के लिए, इसलिए राजधानी बनाते थे, सेंटर। ओके, आगे चले। महापदम नंद ने नए वंश नंद वंश की स्थापना की, यहां तक कोई दिक्कत? कालाशोक का एक अन्य नाम भी है, वो भी नोट कर लेंगे। कालाशोक का अन्य नाम क्या है? काकवर्ण है। काकवर्ण के नाम से किसको जाना जाता है? भारतीय इतिहास का वो शासक कौन सा है जिसको काकवर्ण के नाम से जाना जाता है? ठीक है संजय मेरे दोस्त, लव यू टू। ठीक है, आगे बताएंगे। बिल्कुल, बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय को, हाँ बताएंगे, बड़ी कहानी है उसकी भी अपनी, क्यों नष्ट किया था उसने, सब कुछ। बस आप लोग, जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको, आपको वो कंठस्थ रखना है। मैं ये कह रहा हूं, आप कहीं लोगों ने, मैं कह रहा हूं इतिहास पढ़ने के लिए किसी ने स्पेशल कोर्स भी लिया होगा ना प्यारे बच्चे, स्पेशल कोर्स, मैं उसकी टक्कर पे तुमको खड़ा करूंगा, इसी कॉमन क्लासेस से, साधारण क्लास, तुम्हारे पास एक नॉलेज होगी इतिहास की। ऐसे में समझ लेना भैया, काला सो क्या काला था? भैया काला नहीं था, इसका फोटो नहीं है मेरे पास, नहीं मैं तुमको दिखाता। राजाओं के रंग का वर्णन बहुत कम मिलता है। और फिर आता है आपका नंद वंश। कौन सा आता है? नंद वंश आता है, बड़ा छोटा सा वंश रहा। इसके संस्थापक है महापदम नंद, अभी बताया। ठीक है, कौन आया? महापदम नंद, क्योंकि इसने हत्या कर दी नंदीवर्धन की, तो नया वंश की स्थापना करेगा ये महापदम नंद। महापदम नंद के अन्य नाम कौन कौन से? उग्रसेन, एकराट, एकराट का मतलब जिसका सभी दिशाओं में शासन हो जाए। सर्वछांतक, सर्वछांतक का मतलब होता है सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्योंकि ये एक ब्राह्मण था, तो इसने बोला कि मैं परशुराम हूं, खुद की तुलना परशुराम से कर दी। बोला जैसे क्षत्रियों को उन्होंने एक विशेष समुदाय का नाश किया 21 बार, इसी तरह मैं भी, खुद को बोल रहा है। सर्वछांतक, खुद की तुलना भगवान से करने लग गया, और खुद को बोलता है अपरो परशुराम, अपरो परशुराम। अपरो परशुराम मतलब भगवान परशुराम के बाद का दूसरा परशुराम, परशुराम जी से तुलना कर रहा है। तुच्छ व्यक्ति एक, ब्राह्मण होने का अर्थ भगवान परशुराम हो जाना नहीं होता। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार, एक मैसेज दिया है उन्होंने, क्रोध का एक मैसेज दिया है। वो गुस्सा तब करते हैं जब धरती को बचाने की जब आवश्यकता होती है, वो गुस्सा करते हैं धनुष के टूटने पर, लेकिन जब उनको पता चलता है कि ये कौन है भगवान श्री राम, तो उनका गुस्सा शांत भी होता है।
वो गुस्सा करते हैं अनुचित बात पर। साधारण इंसान ने तुलना कर ली, एकदम से तुलना। तो बोलेंगे इनके समकालीन पाणिनि था। कौन था? पाणिनि था। ये बात याद रखेंगे। किसके समकालीन था पाणिनि? महापद्म नंद के समकालीन था, याद रखना है, ठीक है। अन्य नामों में प्यारे बच्चे एक नाम भार्गव भी नोट कर लेंगे, भार्गव भी आता है। भार्गव नाम से किस शासक को जाना जाता है? ठीक है। तो महापद्म नंद के बाद में कौन आया? अब कई जगह मिलेगा आपको कि बहुत सारे शासक आए, बीच में 10 शासक आए, तो उनका वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है। घनानंद, क्या बोलेंगे? घनानंद। घनानंद, इसे अग्रमीज के नाम से भी जाना जाता है, अग्रमीज के नाम से। और एक बच्चे का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इनके नापित भी कहते हैं। इस नापित शब्द का अर्थ बताऊंगा मैं, नापित क्यों कहते हैं। नापित हम बोलते हैं नाई। नाई मतलब एक जाति है हमारे यहाँ, जैसे हमारे यहाँ जातियां हैं। तो इनके बारे में बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा है कि नंदवंश के जो शासक थे ये नाई थे, लेकिन उनके जो कर्म हुए, तो खुद घोषणा की किसने? खुद घोषणा की आपका महापद्म नंद ने। और घोषणा करके क्या कहता है? मैं भगवान परशुराम जी का दूसरा अवतार हूं, क्षत्रियों को नाश करने के लिए आया। उस अर्थ में मेरे कहने का मतलब है कि खुद को ब्राह्मण मान करके वो परशुराम खुद को कह रहे हैं, ठीक है। तो नापित इसलिए किया कहा गया है, ये बात याद रखें, क्योंकि हमेशा आप देखते हैं बहुत सारी चीजों पर इतिहास में विभेद रहता है। अनुयायी क्या होता है सर बता दो प्लीज, रो रहा हूं। अनुयायी होता है प्यारे बच्चे फॉलोअर। फॉलोअर को बोलते हैं, ऐसे समझो, जो किसी के मार्ग का अनुसरण करता है। नवीन शर्मा तुमको एक मार्ग बताए और तुमको लगे कि तुम्हारा खुद का सोचना और समझना सही है कि ये व्यक्ति कैसी बातें कर रहा है, क्या सच में इस मार्ग पर जाना सही रहेगा, तब व्यक्ति को लगता है कि हाँ सही मार्ग है, तो वो अनुयायी बन जाता है, ठीक है। आगे आएंगे। इसे अग्रमीज नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर का अनुयायी समझते हैं? अनुयायी का मतलब है कोई मैसेज देना, कोई मार्ग देना। अभी दिल्ली का एक केस सुन रहे होगे आप लोग, एक लड़की के 28 टुकड़े कर दिए, माता पिता के खिलाफ लड़की जाकर के उस लड़के के साथ रहती थी, 28 टुकड़े कर दिए लड़की के। लड़कियों को भी कई बार ये लगता है कि जब हम यंग जनरेशन में आते हैं ना, जब हमारा खून उबलता हुआ खून लगता है, तो हमको लगता है कि सब कुछ इस दुनिया में हमारे खिलाफ क्यों है। कहते नहीं है, बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको पिता अमरेशपुरी लगते हैं और माता लगती है कोई बड़ी आंखों वाली। ये तो हमारे खिलाफ की बात कर रहे हैं, हमारे अहित की बात कर रहे हैं। मेरे दोस्त, इस दुनिया में माता पिता शायद वो अग्रणी स्थान है जो कभी आपका बुरा नहीं चाहते, एवर। आपके और उनके बीच के कन्वर्सेशन का गैप हो सकता है, शायद वो आपकी चीजें कभी नहीं समझ पाते और आप उनकी चीजें कभी नहीं समझ पाते, तो हमारे बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है कभी कभी। आपको वो गैप खत्म करना है। कहते हैं जब आप अपने घर के सदस्य को किसी चीज के लिए नहीं मना सकते, नहीं एग्री कर सकते, तो आप दुनिया जीतने की बात कैसे कर सकते हो जब आप अपने घर के लोगों का दिल नहीं जीत सकते। तो प्लीज सारी चीजों का आपके जीवन में जो भी निर्णय रहे, जो भी निर्णय, हाँ मुझे नहीं पता, शायद 28 टुकड़े या 35 टुकड़े जो भी हैं, तो याद रख लेना प्यारे दोस्त, आपके जीवन के जो डिसीजन होने चाहिए वो बहुत सोच समझ करके आपको लेने हैं। आप किसी के बहकावे में ना आए। ये जो तुमसे झूठे वादे करते हैं ना प्यारे बच्चे, बहुत जानता हूं, मैं भी इसी यंग जनरेशन से निकल करके और आज भी इसी जनरेशन का एक हिस्सा हूं। ये जो झूठे वादे करने वाले लोग हैं ना, ये बहुत है। आप अपनी जिंदगी में इन सब चीजों से परे जाकर के पहले अपना एक स्टैंड बनाइए। आपका स्टैंड होना जरूरी है, आपका कामयाब होना जरूरी है, ठीक है। तो अग्रमीज भी कहा गया और सिकंदर का आक्रमण इसी के शासनकाल में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिकंदर भारत कब आया? और इसी घनानंद के दरबार में जाएंगे, मैं कल से आपको बताऊंगा। इसी घनानंद के दरबार में जाएंगे आचार्य चाणक्य, जब उनको पता चलेगा कि भैया बाहर से विदेशी शक्तियां आने वाली है, इस तक्षशिला से चल करके वो इस मगध में आएंगे कि हे घनानंद, तुम इस भारत के राजा हो और तुम्हारा यह कर्तव्य बनता है कि तुम इस हिंदुस्तान को बचाओ, तुम्हें बचाना होगा। ये कहेगा क्या? अरे एक राजा को एक टीचर, एक अध्यापक सलाह दे रहा है कि उसको क्या करना चाहिए।
बंदी बना लो, बंदी बना लो इस ब्राह्मण को, बंदी बनाओ इस अध्यापक को। लेकिन इंटेलिजेंस कितना है एक व्यक्ति के अंदर, इस दुनिया को क्या दिया और इस दुनिया ने क्या सीखा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आज भी फॉलो करते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब जो पद हैं, ये सिस्टम, जो संविधान है, ये आज से प्यारे बच्चे 2300 साल पहले, जिसके लिए लोग क्रेडिट लेते हैं कि हमने ये रचना की, हमने ये दिया, आज से देश को चलाने की व्यवस्था को 2300 साल पहले आचार्य चाणक्य इस तक्षशिला में बैठ करके लिख चुके थे। सब कुछ ये आज का सिस्टम, कैसे एक देश चलेगा, और दुनिया ने उन सिद्धांतों को अपनाया है। तुम किन लोगों के फॉलोवर हो? तुम फॉलोवर हो उन सफेद पोश नेताओं के, जो तुम लोगों को बीच से बांटते हैं, तुमको बांट करके आपस में लड़वाते हैं, फिर तुम्हारी वोट लेते हैं, वोट लेकर के फिर अपनी कोठी बनाते हैं, फिर मजे से जीवन जीते हैं, और फिर कोई ऐसी कार्रवाई आपके लिए नहीं करते हैं जो आपके लिए हितकारी हो। तो आचार्य चाणक्य आपको समझने होंगे अपना विकास करने के लिए। तो नंदवंश से हो गए। नंदवंश से कौन हो गए? ये हेडिंग चले तो नंदवंश के शासक है। नंदवंश से आपका महापदम नंद। महापदम नंद के बाद में प्यारे बच्चे कौन? घनानंद। घनानंद के समय पर दो लोग हुए, एक वररुचि, वररुचि ये विद्वान लोग हैं, वररुचि विद्वान हुए, और प्यारे बच्चे इनके बाद में एक हुए आपके कात्यायन, कात्यायन विद्वान हुए। ठीक है, ये किसके दरबार में थे? घनानंद के दरबार में थे। अभी मैंने पतंजलि भी आपको बताए। अब याद रख लेना, 3 ग्रंथ हैं प्यारे बच्चे, 3 ग्रंथ हैं। 3 ग्रंथों को नोट करना, 3 ग्रंथों को, 3 ग्रंथों को मुनित्रय कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 ग्रंथों को मुनित्रय कहते हैं। और मुनित्रय में कौन कौन से हैं? एक तो आपका महाभाष्य, महाभाष्य जो किसने लिखा? वो पतंजलि ने लिखा, पतंजलि ने। ठीक है, और वर्तिका, वर्तिका को किसने लिखा है? वर्तिका ग्रंथ को वो लिखा है कात्यायन जी ने। किसने? कात्यायन जी ने लिखा है। और प्यारे बच्चे एक महाभाष्य, क्या कहेंगे? महाभाष्य। वर्तिका हो गया और महाभाष्य हो गया। एक है अष्टाध्यायी, क्या कहेंगे? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी को किसने लिखा है? ये पाणिनि ने लिखा है। तो कौन से 3 ग्रंथ हैं जो मुनियों द्वारा, ऋषियों द्वारा लिखे गए? त्रय, त्रय मतलब 3 हैं। तो कौन से 3 हैं प्यारे बच्चे? आप हमेशा याद रखेंगे, महाभाष्य, कात्यायन का वर्तिका। ठीक है, तो यहीं पर हमारी क्लास प्यारे बच्चे खत्म होती है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। बहुत मेहनत करो प्यारे बच्चे, और यही मेहनत है जो सब कुछ बदल सकती है। और यहाँ पर रुक जाना नहीं है, यहाँ परीक्षा पास करें, इससे आगे तैयारी करें, इससे आगे तैयारी करें। खुद को कभी कमजोर ना समझें, जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। बस आप खुद पे विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। तो कल की क्लास यहीं से शुरू करेंगे आगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।